बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं उज़ैर मलिक और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं हमेशा की तरह नजफ राजा। हमें यकीन है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मौसम की सूरत हाल से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट प्रोग्राम को देखिएगा, कोई सेगमेंट मिस करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई सेगमेंट मिस कर देते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, वहां पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो आइए अब आज हम आपको इंटेंशनली ये नहीं बता रहे कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। ये आपके लिए आज हमने सरप्राइज रखा है, बिल्कुल, ताकि आपको भी इश्तियाक रहे ये जानने का कि जनाब है क्या प्रोग्राम में। तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मौसम से शुरुआत करते हैं। तो आइए आपको मौसम समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ताहम पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला अबर आलूद है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। वादी के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर का तस्करा करें तो वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां कागान, नारान, शुगरान, नथिया गली, अयूबिया में बर्फबारी जबकि बालाकोट समेत बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे चलते हैं, जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 12, 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं आपके साथ सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो PTI की 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां जारी हैं, मगर उससे पहले तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात भी रिपोर्ट हो रहे हैं।
जरा ये बताते हैं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने बैरिस्टर गौहर के पार्लिमानी किरदार और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत ना करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो पार्टी मफाद के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के इस रवैये पर बानी पीटीआई को खत लिखा जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन में ये ऐलान किया कि चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स बानी पीटीआई तक पहुंचाऊंगा और अगर बानी पीटीआई ने उनकी बात ना मानी तो वो सदारत छोड़ देंगे। आपको बताते हैं दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें सरगर्म हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर चलने का फैसला किया और कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक किया है। ऑपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपके वक्त का। ये कहिएगा कि पीटीआई 8 फरवरी को मुल्कीर एहतजाज करने जा रही है। इस एहतजाज का मकसद क्या है और क्या आप हासिल करना चाहते हैं इससे? पूरी दुनिया में तमाम मुआशरों के अंदर एहतजाज उस वक्त होता है जब कोई गलत काम होता है या आप तस्लीम नहीं करते या आप समझते हैं कि यहाँ पर गलती हुई है। अगर आपकी सोच के मुताबिक वो गलत है और अगले की सोच के मुताबिक ठीक है, और अगर आप झूठ पर भी होते हैं, आप गलत भी होते हैं, तो फिर भी आपको आईने पाकिस्तान या दुनिया में जो वहाँ कानून है वो इजाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी को जिस तरह आवाम का मैंडेट टूटा गया, वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने फिर वोट के ऊपर जैसे डाका डाला, जैसे NRO 2 लेकर वो इधर से उधर गए और उधर से फिर जहाज के रास्ते जैसे वो यहाँ पर आए नहीं, और बाहर से बैठे हुई बेल मिल गई। मुझे खुद बेशक डेरा इस्माइल खान में मौजूद हूँ तो मुझे हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तब भी अदालत का दिल हो तो वो बेल देती है, वरना नहीं मिलती। तो आप उधर से इतने आप शाणे हो गए, आपके लिए कानून अलग से हो गया कि पाकिस्तान में 2 कानून है, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए एक अलग कानून है, और आप लुटेरे जिन्होंने लूट मार की है, दौलत खजाने बनाए हैं, वो अलग कानून है। 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अवाम का मैंडेट टूटा गया है, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है। जैसे 8 फरवरी को हम निकले थे वोट के लिए, हमारे वोट को चोरी किया गया, तो हम आज दोबारा निकल रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं ताकि सबको पता चले कि आज के दिन क्या हुआ। सवाबी में बेहतरीन शानदार एक जलसा होने जा रहा है। लाहौर में भी हम इजाजत मांग रहे हैं, जो कि ये फस्तायत ये हुकूमत ये कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये इनके खिलाफ है ना कि आपने चोरी किया है मैंडेट। अब नवाज शरीफ को अगर उसका वोट 12,000, 14,000, 17,000 या समथिंग जो भी है, उसको अगर 1 लाख साथ मिला दी जाए, यानी 1 लाख लीड से उसका कर दी जाए, और वो खुद 17 सीटों वाले, उनको आप देख लें कि कहाँ लेकर चले गए, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर आवाज तो आवाम बुलंद करेगी। वो जो आवाज है वो दबाना चाहते हैं कि वो जिक्र बार बार ना हो, वो आवाज ना उठे, वो आवाज दबी रहे। यानी आप इतने लईन बन चुके हैं, इतने आप शैतान बन चुके हैं, इतने आप जालिम बन चुके हैं, आप ताकत के नशे में यूं अंधे हो चुके हैं, आपको होश ही नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की आवाम है और आपने भी मरना है, कब्र में जाना है। आप लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं, लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, और फिर झूठ बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ना गोली चली है, ना कुछ हुआ है। पाकिस्तान में कोई बुनियादी इंसानी हकूक की सरमायाकारी आ रही है। वो एक अमेरिका से इन्होंने कारोबारी पत्नी, मैंने तो सुना है कि उसकी कोई $10 मिलियन की भी उसके पास नहीं होगा। उससे ज्यादा तो मेरा ख्याल में ये जो अलीम खान है, जो उसके सामने ताबे होकर बैठा हुआ था, इसके अगर जहाज जूज और इसकी सोसाइटी बेच दी जाए 1 या 2, तो मेरा ख्याल में उससे ज्यादा पैसे तो इसके पास से निकल आएंगे। तो आप उसको नमूने के तौर पर ला रहे हैं कि अमेरिका से एक बंदा बेशक जो है वो वहां पे नॉर्मल कोई तजारत वाला है, तो उसको भी आप बिठा देंगे कि देखें जी, ये आप देखिए जी कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है? पिंडी भटियां पहुंच गई है इन्वेस्टमेंट, या काला शाह काकू पे भी पहुंची है? तो ये झूठ और फरेब के ऊपर खड़े हुए लोग हैं, इनका बिल्कुल ठीक। नईम साहब, आपने इस सवाल का बड़ा तफसीलन जवाब दिया है। हमें ये भी बताइए कि हुकूमत वार्निंग दे चुकी है कि अगर एहतजाज किया तो 26 नवंबर वाला मामला होगा। अब पीटीआई की एहतजाज के हवाले से स्ट्रेटजी क्या है ये बताइए, और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से भी ज़रा डिटेल में बताइएगा। देखिए, बात यह है कि ये जो हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है,
और इस बोनों को ये भी नहीं पता जो नवाज शरीफ को लाए गए थे और आप आइएगा और आके मनसब संभालिएगा, डील होगी आपके साथ, फिर वो कबूतर उड़ा के उड़ गए। और शहबाज शरीफ को तो पता ही नहीं है कि इख्तियार उसके पास है, ये साहबदार के पास है। इख्तियार तो आपको पता ही है, उनसे ज्यादा तो ताकतवर मोहसिन नकवी है। तो वो धमकियां जो दे रहा है ना अवाम पर गोली चलाने की, तो जो ऑपरेशन किया गया ना रात को, वो पूरी दुनिया को पता है कि कैसे लाइटें बंद करके लोग हमारे शहीद किए गए। वो तमाम तरह तफसीलात हमने कोर्ट में जमा करवाई हैं। ये मोहसिन नकवी हो या शहबाज शरीफ हो या बाकी हो, ये भूल जाएं कि इनको जो है वो हम माफ करेंगे या इनको जो है वो पकड़ नहीं होगी या इनको सजा नहीं होगी। ये इनका जो है वो कब्र तक ये केसेस जो है इनका पीछा करेंगे और इनको हम सजाएं दिलवाएंगे। और ये अगर समझें कि दोबारा इस तरह की धमकियां देकर तो ये यहाँ पर जो है वो किसी को रोक लेंगे, तो ये जो जनरल डायर की जो धमकियां है ना, हम इन धमकियों से नहीं डरते। हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है और हमारा हक जमहूरी हक है। ये जो मर्जी है करें। आज भी मेरे घर में अगर छापा मारा गया है तो वो क्यों मारा गया? इस वजह से मारा गया कि एहतजाज न करें। तो मैं तो बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम करेंगे एहतजाज। आप रोक सकते हैं तो रोकें, निकलेगी अवाम। और जो कहते हैं ना, ये देखें इनके दो रूप है, एक तरफ ये छापे मारते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि अवाम निकली नहीं। भाई आप एक जलसे की इजाजत दे देना। आप तो बिरयानियों की मद के अंदर लाए थे ना, हम 2 घंटों में 2 लाख बंदा लाहौर इकट्ठा कर देंगे और चैलेंज कर लें हमारे साथ। चैलेंज हम कबूल करेंगे, हमारे साथ चैलेंज करें। इनकी औकात ही नहीं है कि ये चैलेंज कबूल करें, क्योंकि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, हर लम्हे रिजेक्ट कर दिया। अब सुना है कि पैसे जैसे देकर नौजवानों से उनको एंगेज करके उनको हायर करके आपको 30,000 तनख्वाह दी जाएगी। तो वीडियोज आप बनाकर देते रहें। बेचारे लोग मर रहे हैं भूख से, तो डेफिनेटली नौजवान बेरोजगार हैं, तो वो पैसे दे के तो उनसे वीडियोज बना लेंगे। तो क्या वो आपको वोट भी देंगे? क्या आप उनका नजरिया चेंज कर सकते हैं? उनका माइंड से आप पैसे तो दे सकते हैं कि उन्होंने जीना है, लेकिन आप नजरिया नहीं चेंज करते। आप जबरदस्ती खड़ा करके मरियम जो है वो तस्वीरें बनवा रही है जी, देखिए जी मरियम जो आइडिया, भाई कहाँ से आइडिया किया क्या तुमने? अवाम का खून चूस लिया है, ठीक है, खून चूस नहीं हो तुम। तो मॉडल टाउन के अंदर जो लाशें बिछाई हैं, अभी आज तक तुमने हिसाब नहीं दिया। और जो सानिया 26 पे लाशें बिछाई हैं, क्या तुम्हें वो जो है वो अवाम माफ कर देगी? एक एक चीज का हिसाब लेगी अवाम, और इंशाल्लाह ताला आपको कटहरे के अंदर लेकर हम आएंगे। बिल्कुल, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि अवाम क्या फैसला करती है। मंजूदा साहब, ये कहिएगा कि 19 फरवरी से मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और इतलात ये भी है कि पीटीआई 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। हर अहम मौके पर तहरीक इंसाफ आखिर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश क्यों करती है, वो भी इस तरह के खास इवेंट्स के मौके पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून और आइन के लिए जंग लड़ रही है। अफरा तफरी ये फैलाते हैं, हमारे पुरअमन जलसों के ऊपर ये गोलियां मारते हैं। ये नहीं चाहते कि वो 8 फरवरी वाला डाका जो मारा गया वो खुले। अगर अवामी नुमाइंदा हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में अब तक पता नहीं कितनी सरमायाकारी आ चुकी होती। इन लोगों की वजह से कि ये झूठे लोग बिठाए गए हैं, तो लोग पूरी दुनिया से नहीं इन्वेस्टमेंट करते कि भाई उधर हुकूमत ही जेली है, तो हमने क्या जाकर वहां पर करना है जहां वहां की अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इधर के शहरी जो है वो पाकिस्तान में जाके कारोबार करें और हमें इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए नहीं आ रहे। हम निकल रहे हैं कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो, हम निकल रहे हैं हमारे इदारे आजाद हो, हमारे जजेस को प्रेशराइज ना। इलेक्शन कमीशन जो है जैसे वो बांदी बन के बैठा हुआ है, ऐसे लोग वहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हों जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। हम कहते हैं कि अगर पुलिस है या FI है या दीगर इदारे हैं, वो सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, बल्कि जो क्राइम है उसको कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करें। आपने तमाम इदारों को लगा दिया कि PTI को करेक्ट करें, और हम उसके ऊपर क्या बात भी ना करें? क्या हम ये आवाज बुलंद करें तो ये इंतशार है? पाकिस्तान के अंदर कोई टीम आ रही है तो हम तो खुशाइन करार देते हैं, लेकिन वहां किसको बिठाया? मोहसिन नकवी को, जो कातिल है, जो लोगों का कातिल है। ये तो कातिल जमात है, ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, दुनिया से आए टीमें आए, उन्होंने उधर जाकर कज़ाफी स्टेडियम में मैच जो है वो खेलना है, तो अच्छी बात है। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो हमें इतलात है कि वहां भी सुनने में आ रहा है कि नारों को कंट्रोल करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान एम्प्लॉयर जो है वो पहले से बुकिंग जो है वो जारी होगी और वो तो फिल हो जाएगा, तो वहां लोग इमरान खान के नारे मारेंगे, तो क्या उनके ऊपर फिर उधर भी गोलियां चलाएंगे? कहां से आप इमरान खान को मिटाएंगे? माशरती उलूम के अंदर अगर मरियम की तस्वीर लगाकर या नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ का एक सब्जेक्ट बनाकर आप उन्हें मॉडल के तौर पर पेश करेंगे, तो क्या पाकिस्तान का इतने दिन बुरे आ गए कि चोरों लुटेरों की कहानी अब हमारे बच्चों ने पढ़नी है?
क़ायद आज़म की वो कहानी छोड़ दें, इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दें कि वो एक सच्चा लीडर है, और एक चोर लुटेरों की कहानी जबरदस्ती पढ़ी जाएगी, यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है। बिल्कुल ठीक। नईम साहब, आपने एक तो तफसीलन गुफ्तगू की और साथ ही साथ आपके मुताबिक बानी पीटीआई के साथ खड़ी है अवाम। मुझे ये बताइए कि अलायंस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पीटीआई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म है, हम ये देख सकते हैं आजकल की सूरत हाल में। क्या 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट करेगी या तमाम ऑपोजिशन जमातें एक साथ नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? हमारी तरफ से कल बैठक हुई है और हमारे रहनुमा वहाँ मौजूद थे। एक वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है जिसमें इलेक्शन मांगा गया है, इलेक्शन कराया जाए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और बाकी मेंबरान हैं, इनको घर जाना चाहिए, ये कल मुतालबा किया गया, ताकि मुल्क के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि इसके होते हुए इंडिपेंडेंट बंदा ना हो तो ऐसे ही इलेक्शन होंगे। आपको याद नहीं होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि राय सुल्तान सिकंदर और चीफ जस्टिस जो काजी फाइज है, वो दोनों धांधली के अंदर, क्योंकि हमने 80-80 हज़ार से की लीड से लोग जो जीते हुए थे उनको हरवा दिया, तो फिर उस कमिश्नर रावलपिंडी को भी उठा लिया कि आज तक उसको कोई पता नहीं है वो किधर गया। वो एक हमारे वकील थे जो काजी साहब के बारे में उन्होंने कहा था, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो वकील साहब को ही उठा ली गई और तशद्दुद होती है उसकी तस्वीर सामने कहा गया कि वाशरूम के अंदर गिरा है। तो पाकिस्तान में बोलने के ऊपर भी पाबंदी है। हमारे उस एहतजाज के अंदर हमारी दावत है, जो जमात डेफिनेटली आना चाहे वो बिल्कुल आए। हमारे रहनुमा जो हमारी कमेटी है उन्होंने ज़रूर उसके अंदर उनको दावत भी दी होगी, और इंशाअल्लाह ताला कामयाब तरीन जलसा वहाँ भी होगा और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है और सड़कों पर निकलेगी। अब देखना ये कि ये कितना कामयाब एहतजाज होगा, और जो अहम इवेंट्स चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त, उस दौरान पीटीआई का जो एहतजाज होगा फिर उसको रोकने की कितनी कोशिश की जाएगी, उसके लिए भी जो प्लानिंग है वो ऑब्वियसली की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। अलायंस की जो बातें हो रही थी, कल के रोज़ बड़ा अहम इजलास हुआ, बताया गया कि बड़े खुफिया तरीके से हम इस इजलास को करने में जनाब कामयाब भी हो गए हैं, और साथ ही साथ अब जो मामला हम देख रहे हैं वो एक कदम और आगे बढ़ गया है। हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि खाली तहरीक इंसाफ ही थी जो कि ये मुतालबा कर रही थी कि जनाब जो इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़दा थे, आप उस पर कमीशन बनाएं, उसकी तहकीकात करें। लेकिन अब एक स्टेप और आगे चली गई है ऑपोजिशन, और ये मुतालबा कर रही है कि जनाब ये इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं था, दोबारा से री इलेक्शन करवाए जाएँ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन अलायंस है वो तरतीब दिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो मज़ीद कितना मजबूत होगा। और साथ ही साथ क्या मौलाना भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि अगर वो निकलेंगे फिर ही तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा, क्योंकि वो स्ट्रीट पावर रखते हैं। बिल्कुल, और ये सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे अपने प्रोग्राम में डेली बेस पर। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जहनी सेहत के हवाले से। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में टेंशन और डिप्रेशन दो ऐसे मसले बन चुके हैं जो ना सिर्फ हमारी जहनी बल्कि जिस्मानी सेहत को भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। हम में से अक्सर लोग रोज़मर्रा के दबाव को मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही नज़रअंदाज करना हमारे लिए आगे परेशानी का बायस बन जाता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन भी हो जाता है। माहिरीन इससे मुतालिक ये कहते हैं कि टेंशन दरअसल एक आर्जी सी कैफियत होती है जो किसी काम के दबाव, इम्तिहान, माली परेशानी, घरेलू मसाइल की वजह से आप महसूस कर रहे होते हैं। और बज़ाहिर ये बहुत आम बात है, लेकिन जब ये मुसलसल बढ़ने लगे और ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करे तो फिर ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है, और आगे चलकर यही डिप्रेशन ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और नींद के मसाइल का बायस भी बन सकता है। तो आखिर क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें? इसके अलावा टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के आसान और मौसर तरीके क्या हैं? इसी तमाम पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि टेंशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है और इसकी आम तौर पे आप क्या वजूहात देखती हैं? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप लोग जब भी बुलाते हैं मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं आम पब्लिक को ये तमाम बातें बता सकूँ कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे आपने कहा स्ट्रेस है क्या और ये किन वजूहात की बिना पे होती है। देखिए, पहले तो हमें इसको एक तो बहुत ज़्यादा जर्नलाइज्ड कर दिया हमने इस टर्म को
हर बंदा जब उसे कोई भी छोटी सी परेशानी होती है हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस में है। हाँ। तो ये बिल्कुल एक मुहावरा हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। देखें, स्ट्रेस हर लेवल पे की हो सकती है और हर किसी को हो सकती है। किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की परेशानी हो सकती है, किसी भी इंसान को ये कोई लॉस हो जाता है उसकी परेशानी हो सकती है, कारोबार में कोई लॉस है, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा है उसकी परेशानी हो सकती है। देखिए, परेशानी के वक्त जो है वो परेशान होना नॉर्मल है। किसी उदासी के वक्त या आपका कोई लॉस हो गया है उसमें उदास हो जाना जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अब एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल क्या है कि अगर वही परेशानी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, आप अपना जो काम है, जॉब है, उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर जो है बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग गई है, आपको बॉडी पेन्स, दर्दें होने शुरू हो गई हैं, देन आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये स्ट्रेस जो है ये एबनॉर्मल लेवल की है और हमें इसके लिए कोई सद्देबाब भी करना है। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, बताती हूँ कि देखें, स्ट्रेस 2 टाइप की है, अ गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस और एक है बैड या एक्सट्रीम। अगर तो आपको किसी का एग्जाम आ रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, तो वो कैसे उसको प्रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपने काम से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं है, आप उसको कैसे अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर एक टेंशन जो है वो एक अच्छे अंदाज में है या एक मयाद तक है तो वो अच्छी है। लेकिन अगर ये बढ़ जाती है कि आपका काम इफेक्ट हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, देन इट इज एबनॉर्मल और फिर उसको आपने ट्रीट भी करना है। ठीक है, वजूहात की तरफ बात कर लेते हैं। आजकल की डॉक्टर साहब, आजकल के तनाजुर में बात करें कि हम देखते हैं मसरूफ ज़िंदगी में आप केसेस डिफरेंट देखती होंगी, एक्सपीरियंस करती होंगी, सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या है जिस पे आपको लगता है कि इसकी वजह से लोग ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में? देखिए, वजूहात जो है ना ये बहुत रिलेटिव है। किसी के लिए कोई भी वजह बड़ी हो सकती है और किसी के लिए कोई भी वजह छोटी हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके मेजर जो हैं वजूहात क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपकी मैं एग्जांपल ले लेते हैं, हम डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन की मेन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। इनहेरिटेंस, विरासत, अगर आपकी फैमिली में किसी को है और आपकी जो है वो जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी मदर को है या हमारी फैमिली में रन करता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी वल्नरेबिलिटी है या वो रिस्क पे हैं कि उनके अंदर भी जो है वो डिप्रेशन या जहनी अमराज हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को है तो ख़ानदान, अगर किसी के ख़ानदान में है तो उसको हो सकता है। उसके अलावा बेसिकली इनके पीछे रीजंस क्या है, हमारी माइंड जो है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना, जो अक्सर लोगों को टेंशन और डिप्रेशन में हमने देखा है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि वो कॉग्निटिव प्रोसेस उनका बहुत फास्ट होता है, इंक्रीज होता है, हर वक्त सोचना, हर वक्त सोचते रहना, चीज़ों को ओवरथिंक करना, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी को ना नेगेटिव थॉट्स की तरफ मुंतकिल कर देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे पिछले जो आपने क्वेश्चन का था उससे कनेक्टेड है कि ये पीछे कॉज क्या चल रही है। हाँ। पीछे आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं। ठीक है। आप जब किसी भी चीज़ पे खुश होते हैं, आपके ब्रेन के कुछ खास केमिकल रिलीज होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। आप उदास तब होते हैं जब कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, तब आपको उदासी महसूस होती है। तो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे, न्यूरॉन लेवल पे केमिकल्स की गेम है। अब जब इनके अंदर इम्बैलेंस होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो इनहेरिटेंस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो उसको आपने आप करेक्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे आप बात कर रही हैं कि अपने जो ज़्यादा आप सोचते हो वो पॉजिटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग वो बेसिकली इम्बैलेंस है आपके केमिकल्स का। कुछ केमिकल्स कम हो रहे हैं जिसकी वजह से जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, आपकी कॉग्निशंस ख़राब हो गई हैं। अब इसी तरह से खाली डिप्रेशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी जो है वो डिजीज़ेज़ हैं जिनके अंदर आपके कुछ केमिकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और आप एक ही टाइप की थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम OCD बोलते हैं। अच्छा। इसको हम ऑब्सेशंस बोलते हैं, वसवसे बोलते हैं। एक ही बात जहन में आके अटक जाती है और फिर उसी के ऊपर इंसान जो है वो अपना काम करता है। डिप्रेशन से रिलेटेड और भी मसाइल होते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं। हमने लोगों को देखा है, सुना है, वो बात करते हैं कि जनाब कि जब हमें डिप्रेशन होता है या कोई टेंशन होती है, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है या हमें और दीगर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और ये ऐसा नहीं है हमें होते हैं, ये हमारे बड़ों को भी होते थे, हमारे पेरेंट्स को भी होते हैं।
तो हमें भी वहीं से इनहेरिट है, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। और देखिए स्ट्रेस जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक कर लें तो आप बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की। जो आपने सारे सिम्टम्स बताए हैं, ये क्या है? ये आपकी एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। पेट का ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, और अगर एंग्जाइटी के साथ पैनिक भी हो तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा दिल के हॉस्पिटल में लैंड करते हैं इन सिम्टम्स के साथ कि हमें जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, तो हमें जो है वो चेक करें। और ये वो इस तरीके से जो पेट का ख़राब हो जाना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी वेसल्स या उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके पेट के न्यूरॉन्स के साथ। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। देखिए आपके ब्रेन ने जो है ना बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल करना है। बिल्कुल। तो जहाँ पे आपका इफेक्ट होगा आपको वहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आजकल के नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि हम यूथ के अंदर ये जो बीमारी है, जिस तरह एक गेम सा इन्होंने बना लिया, थोड़ी सी टेंशन है तो मुझे डिप्रेशन है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी हो गई। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ना यूथ के मुंह से इस तरह के वर्ड सुनते हैं। एक तो उनको क्या मशवरा देंगी? सेकेंडली, जिनको ये प्रॉब्लम है उनका स्टमक, जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू की, सबसे पहले इफेक्ट करता है, तो कैसे वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें? जाहिर बात है आपको राज तो पता होगा। अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक आप मैसेज की बात कर रही हैं, मैं सबको ये एक थॉट प्रोवोक करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो भी जहनी मसाइल हैं वो रियल हैं, ठीक है? वो एग्जिस्ट करते हैं। एक इंसान अगर ये कहता है कि मैं परेशान हूँ या मैं उदास हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वाकई ही में वो नहीं कर पा रहा। उसको प्लीज़ ये मत कहें कि वो अपनी मोटिवेशन से ठीक हो जाए। एक इंसान अगर बोलने के लेवल तक चला गया है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई यंगस्टर है या कोई बूढ़ा आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना मजबूर है कि वो इस चीज़ को वर्बलाइज कर रहा है और आपसे हेल्प मांग रहा है। तो उसको ये मत कहें कि ठीक है बस ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, अपना ध्यान डाइवर्ट करो। हाँ, तुम बाहर जाके तुम घूमो फिरो। यही स्टेज है जब प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्क आपका इफेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहे हैं, आप किसी चीज़ के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ अपने जो है वो अपनी प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आज भी यही बात कहूँगी कि वो तमाम ज़ख्म जो नज़र नहीं आते वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो उनको प्लीज़ ट्रीट बड़ी शायराना बात की आपने। शायराना से और गहरी बात भी बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। तो उनको प्लीज़ ट्रीट कर लें। बस मकसद ये है कि जिस जहन तक ये बात पहुँच जाए और इस पर अमल हो जाए। अब आपने बात की कि इन चीज़ों से बचना कैसे है, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली। अपने जो है आपका जो रूटीन है उसके अंदर 40 to 45 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइज रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स को इन्हांस करती हैं जो कि जहनी अमराज से बचाते हैं। उसके अलावा अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने हमारी रूटीन खुद ही ऑर्गेनाइज कर दी है। दिन के वक्त जागना है, रात के वक्त सोना है। बिल्कुल। ये नहीं करना कि बेड पे जाके आपने 2 घंटे मोबाइल चलाना है। जितनी देर आप बिल्कुल सही। बड़ा जबरदस्त आपने मैसेज दिया कि नेचर के अगेंस्ट ना चलें आप, और एक्सरसाइज लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम में अब वक्त होके एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी है, 13 दिन बाकी हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। टिकटों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई हैं। न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई है, जबकि 7 फरवरी को साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों टीमें सैफ अफ्रीकी सीरीज में हिस्सा लेंगे, जिसका पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एक दिन के रेस्ट के बाद आज न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस करेगी। जबकि दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड पर बहस भी हो रही है। सीनियर साबिक प्लेयर्स की जानिब से टीम की सिलेक्शन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, खासकर फ़हीम अशरफ को लेकर। और खुशदिल शाह की शमूलियत पर सख्त एतराज़ात सामने आए। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कौमी टीम की सिलेक्शन का दिफा किया और ये वजाहत दी कि जनाब टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दरकार था, इसलिए फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड का कॉम्बिनेशन आपके मुताबिक कितना बैलेंस है, कितनी तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं इससे? देखिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपके शो में वैसे भी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
पाकिस्तान की एक तो पहले सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जितना क्रिकेट जब से चेंज हुई है तो ये पोलराइज हो गई, 3-4 टीमें बहुत आगे निकल गई जिनको आप मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, और हम लोगों का शायद बैकअप सिस्टम्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो इतनी रिडंडेंट हो गई है कि हमारी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो अब शायद इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहे। अब इसमें काउंटर आर्गूमेंट आप मुझसे कर सकते हैं कि जी अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, अभी साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती, वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिल गया, साइम अयूब, जो अपने सेल्फ वर्क पे ऊपर आ गया। वो ऑस्ट्रेलिया में भी डोमिनेट कर गया, वहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस थी, एक्सप्रेस पेस थी, हारिस स्टोक्स की आपको हेल्प हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी लाइनअप से, मेजर प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी अगेन डोमिनेट किया वो साइम अयूब ने किया। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड है एंड ही इज़ नॉट अवेलेबल। अब आते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। कौन सी ऐसी टीम है जो कि एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान में खेलेगी? एक मैच या एक मैच दुबई में खेलना होगा और वहाँ पे आपने एक स्पेशलिस्ट ओपनर रखा और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा। कहा यह जा रहा है कि जी सेलेक्टर्स, मैं नहीं मान सकता कि अजहर अली विद 96 टेस्ट मैचेस एंड ह्यूज लोड्स ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय असद शफीक, आकिब जावेद आपके कन्वीनर हैं, आपके पास एक डाटा एनालिस्ट भी है सिलेक्शन में, वो इस किस्म की टीम सेलेक्ट करेंगे जिसका बैलेंस ही आपको नज़र नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज़ इसमें हाईलाइट ये होती है कि आपने एक ओपनर रखा और वो ओपनर भी जिसके साथ क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी ने मुतक्का लगाया हुआ था, डिसिप्लिन करने के चक्कर में आपने उसको ना जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ना साउथ अफ्रीका लेके गए। फखर जमान प्रॉबेबली इज द ओनली वाइट बॉल प्लेयर जो गेम चेंजर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलता है और मैच विनर है। अभी वो 6-7-8 माह के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा आएगा। नो वंडर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपको सिंक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। बैकअप ओपनर आपने रखा नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे सिलेक्शन टीम के हवाले से, कौमी टीम की सिलेक्शन पर काफ़ी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या स्टार बैटर बाबर आजम और फखर जमान बेहतरीन ओपनर साबित हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं उसी पे आ रहा था जी। जी। अब आपने जिसमें 2.5 साल आपने इन्वेस्ट किया, अब्दुल्ला शफीक, वो क्योंकि वर्कआउट हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचअप्स होते हैं, उसको बजाय कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होता वो वापस आता, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने उसको बिल्कुल ही फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया। फिर इमामुल हक रन्स करके आ रहा था, आपने उसको नहीं रखा। उसमें शायद ये एलिगेशंस आती हैं कि स्ट्राइक रेट और अ बिट ऑफ सेल्फ एवेसिवनेस, सेल्फिशनेस, के वो टीम के स्ट्राइक रेट की मुताबिक पे खेल नहीं पाते, चाहे वो लंबे रन्स करते हैं जी। शान मसूद, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट गलत खिलाते हैं, आपने कप्तान बनाया हुआ, वो लिस्ट ए का बेहतरीन प्लेयर है और उसकी बेस्ट फर्स्ट क्लास में ये लिस्ट ए में एवरेज है, ऑलमोस्ट 54-53 उसकी एवरेज है। चलें, वो भी नहीं थे तो आपने ओपनर नहीं रखा। अब जो प्रॉब्लम आएगा कि बाबर आजम, ठीक है, जनरेशनल बैट्समैन है, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग है, वो एक तरफ खड़ा हो जाए बाकी एक तरफ होते हैं, बस 2-2.5 साल से उनके मसाइल चल रहे हैं। इस लेवल पे जो क्रिकेटर्स होते हैं, आपने विराट कोहली को देखा होगा, रोहित शर्मा को देखा होगा, पास में भी ब्रायन लारा थे, रिकी पॉन्टिंग थे, इन सारों के साथ हुआ, माइकल क्लार्क थे। आप मेंटली सैचुरेट होते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चाहे वो ऑफ द फील्ड इवेंट्स की वजह से हों, चाहे आपकी एरोगेंस या आप इंडिस्पेंसिबल अपने आप को समझें, वो फिर ट्रांसलेट होना शुरू होते हैं आपकी फिजिकल फ्रैलिटीज़ में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, बैट स्पीड में, टेक्निकल ब्रीचेस सामने आ जाते हैं। बाबर स्ट्रगल कर रहा है और ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका में कपल ऑफ हाफ सेंचुरीज की, बट दैट इज नॉट हिज आस्क, उससे वो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो आप उसको अब ओपन करवा देंगे। तो अब जब आप ओपन करवाएंगे, अब आप क्यों, आपको एक वैकेंसी मिडिल ऑर्डर में चाहिए थी, वो क्यों चाहिए थी? क्योंकि किसी ने आउटसाइड द मेरिट टीम में आना था। अच्छा, अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि बाबर को जब आपने ओपन करवाया और आपने मिडिल ऑर्डर में एक लड़के पे इन्वेस्ट किया, वो इरफान खान नियाजी, बहुत बेहतरीन था, उसको अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो खेला उसकी लेट बारी आती रही, आपने उसको नंबर सही नहीं दिया, आपने उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जी। अब आपने एक स्पिनर रखा हुआ इब्रार अहमद, इंजरी प्रोन है, ब्रिलियंट है, स्पेक्टेकुलर है, होना चाहिए आपका फ्रंट लाइन स्पिनर, वाइड स्पिनर है जो आपका न्यू बॉल के साथ भी कर सकता है इफ रिक्वायर्ड ऑपोजिशन के अगेंस्ट, लेकिन दूसरा उसके साथ कौन होगा? पाकिस्तान बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा आपने हाईलाइट किया कि एक ही स्पिनर है आपके पास। डॉक्टर साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि 8 फरवरी से सह अफ्रीकी जो सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा, इस सीरीज को हम क्या किस तरह से देख सकते हैं? ये पाकिस्तान को इसका कितना फायदा हो सकता है? देखें, जब आपका कॉम्बिनेशन ही ठीक ना हो तो आपकी टीम यूनिटी और बॉन्डिंग
उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। Well said. फिर आपने जब यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, तो आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, इंडिया इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 2 वनडे खेलेगा श्रीलंका में, अपना अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आपके साथ खेलेंगे, तो ये बिल्ड अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी है। इसका यकीनन एक्सपोजर तो होगा, फ़ायदा होगा, पिचेस की ओरिएंटेशन होगी, आपको समझ आएगी, आपकी एक वाइब होती है वो आप डेवलप करेंगे, यस फ़ायदा होगा। लेकिन जब आपका बैलेंस ही नहीं है, अगर आपने फरारी के साथ रेस लगानी है और आप फिएट में बैठे हुए हैं, अभी मैंने जो इब्रार की बात की, उसके साथ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है आजकल, जो सिलेक्शन होती है ना, उसका एक मैकेनिज्म होता है। आप फॉर्म देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, ऑपोजिशन देखते हैं, पोजीशन कौन सी है जहाँ पे उसने रन्स किए, सिचुएशनली वो अपने आप को एडजस्ट करता है या नहीं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैचअप्स क्या हैं दूसरी टीम्स में, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर अपना शॉट एनालिसिस जो है ना वो भी करना चाहिए सबको। और टीम तो पता नहीं कितनी बैलेंस होगी, लेकिन आपका तज्जिया बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा बैलेंस था, और हमेशा हमें जो है ना वो रहनुमाई मिलती है कि जनाब चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। तो डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में तो हमें मजीद शद्दोमत के साथ आपकी जो है ना ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, लाहौर जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ की ट्रैफिक भी दिल की धड़कनों की तरह तेज और किसी हद तक बेतरतीब भी है। सुबह और शाम के औकात में सड़कों पर गाड़ियों का खासा रश रहता है, इशारों की खिलाफ वर्जियां और बेहंगम ड्राइविंग आम है। चंद लम्हों का इंतजार मुहाल है जनाब, और हर कोई पहले निकलने की कोशिश में ही आपको नजर आता है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, आदादोशुमार की बात करें तो 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर लाहौर में 6.2 मिलियन गाड़ियां और 4.2 मिलियन मोटरसाइकिल मौजूद हैं। जबकि ट्रैफिक निज़ाम की बात करें तो पूरे शहर की ट्रैफिक को संभालने के लिए 3000 वार्डन की वर्क फोर्स भी मौजूद है। गुज़श्ता दिनों लाहौर में तैनात होने वाले नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर DIG अतर वहीद साहब ने लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। और अगर मैं कहूँ तो मुझे तो वो रिफॉर्मिस्ट नज़र आते हैं, इस्लाहत करना चाह रहे हैं। इन इकदाम और पॉलिसीज़ के बारे में हम डिटेल में उनसे बात करते हैं, और आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है CTO लाहौर DIG अतर वहीद साहब को। अतर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना कितना बड़ा चैलेंज है, कौन सा मसला ज़्यादा दरपेश आता है? और आपसे पहले आपकी मिसेज इस अहदे पर काम कर रही थी, तो बहुत से मसाइल की निशानदेही तो आपको पहले ही हो गई होगी। डेफिनेटली बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली लाहौर, इन चीज़ों का पता तो मेरे ख्याल तमाम शहरियों को है। और दूसरा आपने जो फ्रेज़ यूज़ की ट्रैफिक कंट्रोल, आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ टू रेगुलेट द ट्रैफिक। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो चैलेंज है, एक जिस तरह डायग्नोस्टिक एनालिसिस की जाती है, तो मेरे ख्याल में इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाहौर का रहा है। और उसके लिए फ़र्स्ट लेन देन क्लियर का एक ऑपरेशन लॉन्च किया पंजाब अपने लाहौर में। एक माह में हमने तकरीबन 1300 ऑपरेशंस किए, और उसमें डेफिनेटली गिरफ्तारियां भी हुई 5000 लोगों की। ऑब्जेक्टिव ये है कि लाहौर की मेन आर्टिस्ट को क्लियर किया जाए, वो हमारा हदफ था जो एक माह में हमने किया है। अभी 12 मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स हैं 12 जिनके बारे में सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे आप जाएंगे। जी, मैं जाता भी हूँ, आज भी हमने एक रखी है, और इसमें अनारकली बाज़ार है, उसको रिस्टोर किया है हमारे, और फिर शाह आलम मार्केट है, हार रोड है, इसी तरह रायमंड वाली साइड पे है। हर एक सर्कल के अंदर एक मार्केट को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैंने देखा ये है कि लोग शॉपिंग के लिए इन एरियाज में जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से पैदल चलना भी, जिन मार्केट्स का आपने नाम लिया वहाँ तो पैदल चलना भी महाल। लेकिन अभी आप आए, आप पैदल भी चले, आपको पार्किंग भी वहाँ पे मिलेगी अनारकली में। और अनारकली को वी वांट टू रिस्टोर अनारकली कि जिस तरह पहले होती थी, और उसको अभी टाइलिंग वगैरह भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बेहंगम तारें लटक रही होती हैं, उनको भी सही करवा रहे हैं। खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनका हुस्न भी गिना गया था। नहीं, वो अभी उसको रिस्टोर कर रहे हैं। विद इन फ्यू वीक्स आई थिंक आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अच्छा अतर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जाहिर बात है आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, सोशलाइजिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन का आपका काम है। मुझे ये बताइए कि वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि ट्रैफिक के जो बढ़ते मसले हैं
ये आबादी का ज़्यादा होना है या लोगों का खुद भी बड़ा अहम किरदार है कानून की खिलाफ वर्जी करने के अंदर? ये प्रॉब्लम जो है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के। इफ़ यू गो टू बाहर की दुनिया में किसी भी बड़े शहर में जाएं तो लंदन में भी आपको इसी तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे। वहाँ पे भी आप सेंट्रल लंदन से हीथ्रो जाएंगे तो आपको 1.5 घंटे में जाएंगे और मोर देन 100 ट्रैफिक सिग्नल्स क्रॉस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ता भी रहा हूँ, रहा भी हूँ। इसी तरह जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं इनकी आलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोग अपने गांव छोड़ के अपनी छोटी छोटी आबादियों से सारे के सारे लाहौर में, फिर अभी तो लाहौर में आप देखेंगे दूसरे प्रोविंसेस से भी लोग आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सड़कें तो वही हैं, लाहौर की एक्सटेंशन हो चुकी है, एक्सटेंशंस भी हो चुकी हैं। और फिर सबसे जो अहम बात ये है जी कि बड़े सिटीज़ तो बाहर की दुनिया में भी है, लेकिन वहाँ पर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जी हमारे यहाँ कवानीन भी थोड़े से पुराने हैं। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ऑफ 1965, यू नो, और अब तो 2024 हैं, आपकी गाड़ियों की स्पेक्स चेंज हो गई हैं। तो उनमें भी बहुत सारी मेरी प्रपोजल्स हैं। 20 पॉइंट्स का एक प्रपोजल मैंने भेजा है गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर 1 by 1 करके काम कर रहे हैं। जिस तरह आप ये देखें कि बैगर्स आपको बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ में बहुत मिलते बड़ा हैं मसला है, में। बहुत बड़ा। अभी 1 महीने में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, आपको 70-80% सिग्नल्स पे बैगर्स अब नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका कमी हुई है, लेकिन उनका स्ट्रेटेजिक ये सोल्यूशन नहीं ट्रैफिक है। हम देखते हैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही होती है, मतलब सिग्नल रेड है, हॉर्न नहीं, बज रहे हैं, कोई ये निकलने की कोशिश कर रहा है, पता चलता है वो उनसे बच रहे होते हैं। आप एज ए सिटीजन आपका ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। यू बिकम द विक्टिम ऑफ सिनिसिज्म कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें मैं गया हूँ अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, 6 लोग ने मुझे घेर लिया और वो इतनी जोर से विंडोज बजाते हैं कि लोग खौफजदा तो होते हैं। अब ये उसके ऊपर जो कानून है वो दैट इज 1958, यू नो। बहुत सारे लोग पहले वाले से भी कदीम हमारी बहुत सारी चीज़ें कदीम चल रही होती हैं जिसके ऊपर, अच्छा वो 1958 इज द वैगरेंसी एक्ट। अब उसमें गवर्नमेंट प्रपोजल जो डेवलप हुई हैं, शायद नेक्स्ट टेबल भी किया जाए उसको प्रोविंशियल असेंबली में, कि जो क्रिमिनल गैंग्स इसमें ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अच्छा की अतर जाए। साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल आपसे पूछना चाहूंगी हेलमेट के हवाले से कि जो बाइक पे पिछली सीट पे बैठा हुआ है वो भी बैठेगा। अब खवातीन होती हैं अक्सर, आपको पता है, बैक सीट पे, उनको बड़े इस पे एतराज़ात हैं, उनके मसले मसाइल हैं, इस हवाले से कुछ कंसर्न है, उस पर क्या कहेंगे? और दोनों का सीट बेल्ट लगाना। खवातीन कुछ ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी हैं जब वन व्हीलिंग भी कर रही होती हैं और लड़के चला रहे होते हैं, खातून पीछे बैठी होती है और वो रॉकेट की तरह वन व्हीलिंग भी, ऐसी भी आपको सोशल मीडिया पे। लेकिन एनीवेज ये तो ऑन ए लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। ये जो है ये भी लॉ में लिखा हुआ है कई 100 साल पहले, कह लें कि आप जब से ये रोड सेफ्टी रिजीम्स डेवलप हुए हैं बाहर की दुनिया में, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके पास साथ खातून बैठी हो, बच्चा बैठा हो, कोई बैठा हो, कोई हेलमेट की कि वो बगैर हेलमेट के, इट इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन, यू नो। यस। अब ये 1965 के जो लॉ है ट्रैफिक रेगुलेट करने का, उसका 10A सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 शख्स बैठेंगे और दोनों क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। अब 2024 में अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, लाहौरियों को ये क्यों अजीब लगती है? और दूसरी बात ये है कि हमने 26% फैटेलिटीज़ लाहौर में कम हुई हैं ट्रैफिक पुलिस की इंटरवेंशन से और हेलमेट की इन्फोर्समेंट, 26%। हमारा टारगेट है कि इस साल हमने 50% इसको अचीव करना है कि उसकी कमी वाक़या आए फैटेलिटीज़ में। ये देखने में छोटी सी वायलेशन है, और लेकिन आप देखें कि फिर माओं को जनाजों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात एक पेरेंट्स के लिए होती है जब उनके घर पे एक जवान अपने बच्चे की लाश आती है। तो इन चीज़ों के तो मैंने ज़िंदगियां बदलते देखी हैं, पेरेंट्स की भी, उनकी फैमिलीज़ की भी, आगे उनके बच्चों की भी। छोटी सी गलती, वो फिर काश का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा सर, हमें ज़रा ये भी बता दें कि पहले जो प्रोटोकॉल गुजरते थे तो बड़ा अरसा ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा देर के लिए रोकना पड़ता था। अब ये मसला किसी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। सेफ सिटी के वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, वहाँ से अब सिग्नल्स को जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो सर क्या स्टैंडर्ड टाइम है, कितना वक्त रखा गया कि अगर कोई प्रोटोकॉल गुजरना है तो शहरी इतने मिनट से ज़्यादा सफ़र ना? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा जो इस सब्जेक्ट पे एक रिटन बुक होती है, जिसे वी कॉल एज अ ब्लू बुक, है ना, ब्लू बुक। अच्छा, ब्लू बुक में सर्टन कंडीशंस होती हैं कि
तीन किस्म की मूवमेंट्स होती हैं पुलिस की, इस तरह की जी। वन वी कॉल द ज़ीरो रूट, ओके राइट, और दूसरा जो होता है वो सेमी ज़ीरो कहते हैं उसे, कि इन ए वे कि आप एक सड़क चलाते हैं और एक को सिर्फ आप रोकते हैं। थर्ड इज़ ए कंट्रोल मूवमेंट है ना, कंट्रोल में कंट्रोल ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं आते, जो स्लिप रोड्स होती हैं उसको थोड़ा सा रोकते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल डिग्निटरीज और ये वो, उनके लिए भी हम ज़ीरो रूट नहीं करते। अब सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट के मैचेस इंटरनेशनल टीम्स हैं उनके लिए ज़ीरो रूट तो ज़रूरी थी। अच्छा, ज़ीरो। इवन प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट के ऊपर भी एक सड़क चलती रहती है, इवन द प्राइम मिनिस्टर, हालांकि वो उनके लिए ज़ीरो रूट होता है कि आपके सिक्योरिटी की जिस तरह की सिचुएशन, लेकिन उनकी अपनी भी डायरेक्शन है। चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए जब भी उनकी मूवमेंट होती है, कोई ट्रैफिक दोनों साइड पे चलती रहती हैं, इवन उनके जो स्टाफ की तरफ से काफ़ी दफ़ा कॉल आती है कि ट्रैफिक कम नज़र आ रही है, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जी हाँ। अब ये तो है कि आप ये जितने भी इंटाइटल्ड लोग भी हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारा ये है कि एक मैंने जो टेंडेंसी देखी थी कि स्टाफ अपनी स्किन को सेव करने के लिए फॉर अ लॉन्गर टाइम उसको, अगर किसी स्लिप रोड को ब्लॉक किया है, तो अब मैंने उन्हें कहा है कि आप रोड जो खोल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बंद मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते आप किसी भी रोड को, लाहौर को। ये इसको 10 दफ़ा वायरलेस पे अनाउंस किया है कि कोई भी, इवन एसपी साहब भी अपनी मर्ज़ी से रोड नहीं बंद कर सकते जब तक मैं उसकी इजाज़त न दूँ। सही। टाइम कम से कम रखा हुआ है। अभी क्रिकेट के मैचेस हैं, इसमें लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इवन हमने मिनट बाय मिनट कैलकुलेट किया हुआ है कि फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन कितने मिनट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ मोमेंट्स में हमारे 9 to 10 मिनट्स भी हैं, कुछ में ज़्यादा हैं, पैचेस हुए हैं कल परसों जी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, रूट लंबा होता है। लेकिन कीपिंग इन व्यू दी हमें एक, वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक रेगुलेशन। अतर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, ये जो चिंकियाँ हैं अक्सर हमने एक्सीडेंट की ज़्यादा वजूहात इनकी वजह से देखी हैं, और इतनी पूरी फैमिली को आप कैरी करके किसी भी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा टायर आप घुसा लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको एक पाथ व्यू चाहिए। नजफ तो कई बार बाल बची है। एग्जैक्टली और फिर अगर वो कहीं गाड़ी को आपको डैमेज कर देते हैं तो वो अपना ही इतना सब कुछ करने लग जाते हैं कि आप उनको कुछ नहीं कह पाते उनकी शक्लों पे, क्या आप बात करें, क्या आप उनसे फीडबैक लें इस चीज का। इस पर क्या कानून कहता है? और इनका तो सुना है चलान भी नहीं होता, क्या मामला है? नहीं, चलान तो होता है, पर्चे भी होते हैं, खास तौर पे ये जो लोडर रिक्शा है। जितना का आपका कंसर्न है मेरा भी उतना ही है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि जिसने जो इजाद की है चिंची, उसका मुजस्समा लाहौर में बनाना चाहिए और उन अफसरों से भी पूछना चाहिए। आता है नहीं, एक सवारी के लिए यूं आपको ओवरटेक करते हुए नीचे आते हैं, लगता है कि आपके ऊपर से धड़ाम से आ जाएंगे। मेरा ख्याल ये लाहौर या बड़े शहरों में ये बैन होना चाहिए। दिस इज टेक्निकली ऑन काउंट ऑफ रोड सेफ्टी ये अनसेफ व्हीकल है और अनरजिस्टर्ड भी है, अनसेफ भी है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स हैव टू टेक ए डिसीजन कि इसको कम से कम लाहौर में ना चलने दिया जाए, और अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो डेफिनेटली कोई 1-2 हफ्तों के अंदर बिल्कुल ये हुकूमत का लेने का फैसला है और इम्प्लीमेंट तो फिर आप 1-2 हफ्तों में करवा लेंगे। सर इस पे भी कमेंट कीजिएगा, फिरोजपुर रोड पे जो बाइक्स के लिए लेन बनाई गई है, कुछ वीडियोस इस तरह से भी आ रही हैं, आप भी सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो करते हैं, कि वहाँ पे जनाब बाइक्स नहीं चल रही, वो जनाब गाड़ियों के दरमियान ही चलाए जा रहे हैं। तो सर अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, क्या काम हो रहा है कि जो बाइक यूज़र है वो सिर्फ उसी लेन को यूज़ करें? वो अभी रात से हमने स्टार्ट की है, पहले तो वैसे ही बंद थी, काम हो रहा था उसके ऊपर। आज से उसका फुल फ्लैश डिप्लॉयमेंट हमने किया है। जो वीडियोस बनाते हैं, आई डोंट नो, वो एक पैच पे छोटी सी वीडियो बना ली, उससे फ़र्क नहीं हमें पड़ता। हमें तो ये है कि इन द लॉन्गर रन जो ट्रैफिक की सेग्रीगेट जो कॉम्पोजिशन है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, नंबर 1 जी, ताकि आपके बाइक का जो 53% है, फिर उस पर रोड पे तो 60+ है, 60% से भी ज़्यादा बाइक वाले हैं, उनकी अलग लेन बन जाए, उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि अगर उधर कंजेशन भी है थोड़ी सी, उनको तक रोड ही क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे कि 80% लोग खुद ही फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि रिक्शे वाले भी डाल लेंगे बीच में, चिंची वाला भी चला जाएगा उधर। तो अभी हमने डिप्लॉयमेंट की है, इट विल टेक लिटिल टाइम, और उसमें कैंप वगैरह भी हम लगा रहे हैं, रात को रिफ्लेक्टर्स भी लगाए हुए हैं, और साथ साइनेज भी इलेक्ट्रिक मैंने कहा कि आप लगाएं।
अभी इस प्रोग्राम के बाद भी मैंने उधर ही जाना है तो सीधा उसके सर ऊपर बस डिप्लॉयमेंट भी मुख्तसरन हमने लास्टली इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिए कि हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप ऐलानात कर रहे हैं, एक ही बार ज़रा थोड़ा सा बता दें कि मजीद क्या इस्लाहात आप लाना चाहते हैं और किन मराहिल में लेके आएंगे आने वाले दिनों में, देखें जिससे traffic flow बेहतर हो। मैंने आई एम इन फेवर ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। कौमें को बदलने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की होती है। आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ रोड सेफ्टी इन पाकिस्तान, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन करने चाहिए। मैंने एक रिकमेंडेशन दी है कि तमाम सरकारी अफसरों के ई चलान चेक किए जाएँ और जब तक इनकी ई चलान पेमेंट ना हो, इनकी सैलरी से, यानी एहतसाब घर से, हाँ हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। क्या बात है, बहुत और इनकी सैलरी से काटे जाएं। आपके मार रोड के ऊपर जितनी आप सरकारी, आदि तो सरकारी गाड़ियां होती हैं जो वायलेशंस करती हैं। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक कांस्टेबल, ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एसपी एंड इंक्लूडिंग माई स्टाफ अगर ये सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, दे वुड बी सस्पेंडेड ऑन स्पॉट, राइट। और कुछ इंटरवेंशंस हमारी स्ट्रेटेजिक होने चाहिए। बाज़ का हम एक फॉर हाइपर गवर्नेंस एंड फॉर इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस कुछ स्टेप्स लेते हैं, लेकिन सोल्यूशन और ऑलवेज स्ट्रेटेजिक इन नेचर और देर पा होने चाहिए कोई भी फैसले। बिल्कुल सही। इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च मौजूद है कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह बदलती हैं और इवन कंट्रीज़ किस तरह बदलते हैं। वो रिसर्च बेस्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आपको ऑफ द वे, आज से 2 साल पहले कोई हेलमेट नहीं पहनता था, अभी 90% एक बंदा पहनता है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपको 2 साल बाद ये दोनों नज़र आएंगे। फिर मैं अगली बात ये करूँगा कि सीट बेल्ट आप सेकंड सीटर की क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तो पिछली सीट पे भी बैठ के बात पहनते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, चाइल्ड सीट भी मौजूद है। दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है वो इन चीजों की तरफ हमें लाना है कि चाइल्ड सीट के बगैर आप अनअटेंडेड बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं। आप इस बात का चलता फिरता सबूत है कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच हमारी रहनुमाई करने के लिए। हम आपको बुलाते रहेंगे और इस पे भी बात करते रहेंगे कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ आपके फैसलों पर, कितना नहीं हुआ, निशानदेही भी करते रहेंगे। देखें, द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द सिटीजन ऑफ लाहौर, हमें फैसला करना है कि हमने क्या लाहौर को लंडा बाजार बनाना है, हमें फैसला करना है कि लाहौर को क्या चिंची घर बनाना है, हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने लाहौर को महज़ब दुनिया के सामने साबित करना है कि वी आर द महज़ब और डिसिप्लिन्ड कौम है कि नहीं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सीटीओ साहब की, किस तरह से वो इनकलाब इक़दाम कर रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक फ्लो है लाहौर में वो बेहतर हो सके। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अब ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है आपके साथ शोबिज़ इंडस्ट्री की कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप्स शेयर करने का, और साथ ही साथ इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते कौन सा ड्रामा शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा और कौन सा OST या सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं और स्पेशली हमें ज्वाइन करते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब कैसे हैं आप? शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो दिन में बहुत गर्मा गर्मी है। जी, शहर इक़्तिदार का मौसम भी बदल रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ भी गर्मी होती जा रही है। अच्छा। तो अच्छा है कि कुछ एक लंबी सर्द स्ट्रेच के बाद अब जो है मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्मा रहा है, तो कुछ हो सकता है कि सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ देखने को मिले। शोबिज़ तो ऑफ कोर्स इज बजिंग विद न्यू न्यूज़। वहाँ की भी न्यूज़ लगता है गर्मा गर्म है हारून के पास। हारून, सबसे पहले ये बताइएगा इस हफ्ते बेहतरीन ड्रामा कौन सा रहा और कौन सा ड्रामा शायकीन की तवज्जो समेट रहा है? अच्छा जी, इस हफ्ते जिस ड्रामे की बात हम करेंगे और जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है शायकीन की तरफ से, वो है फ़रार। हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। फ़रार अगर आप नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स जैसा कंटेंट पाकिस्तान में कब प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये ड्रामा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ़रार देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के पास क्रिएटिविटी की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक्टिंग स्किल्स की कोई कमी नहीं है, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। मुस्तफ़ा अफरीदी साहब का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट और 2 डायरेक्टर्स वजाहत मलिक और मुसद्दिक ने ये मिलके बनाया है ड्रामा। तो इतना खूबसूरत ड्रामा जिसमें ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोकेशंस का इस्तेमाल है
चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा दिखाना हो, चाहे वो पंजाब दिखाना हो, लाहौर हो या कराची हो, समंदर हो, फैक्ट्री हो, घर हो, गांव हो, इतनी खूबसूरत लोकेशंस और इतनी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस जो इस ड्रामे में दिखाई गई हैं वो आपने शायद पहले पाकिस्तान के किसी चैनल की स्क्रीन के ऊपर नहीं देखी होंगी। तो बहुत ही मज़े का ड्रामा है। इसको जो लोग नहीं देख रहे वो फ़ौरन देखना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है आपके मशवरे के बाद यूं ही होगा। हारून, ये बताएं, अगर हम बेहतरीन अदाकार की बात करें तो इस हफ्ते किन अदाकारों की जो एक्टिंग है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन रही, बड़ा पसंद किया गया उन्हें? फसी का किरदार निभा रहे हैं इसमें अहमद अली अकबर, इसी ड्रामे में फरार में, और ये किरदार जो है आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इसका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी इंसॉम्बल कास्ट है इस ड्रामे में। लेकिन उसमें अहमद अली अकबर जो हैं बड़े अरसे के बाद एक सब्सटैंशियल रोल में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने और भी ड्रामे किए परिजाद के बाद, आपको पता है परिजाद में उनको बहुत कामयाबी हासिल हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ ड्रामे किए, लेकिन अब वो फरार में दोबारा एक भरपूर अंदाज में नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह अपना रोल निभा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ये फसी का किरदार भी एक यादगार किरदार बन जाएगा अहमद अली के करियर में। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जिस एक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो इफ़त उमर हैं। इसी फरार ड्रामे में इफ़त उमर की अदाकारी भी देखने से ताल्लुक रखती है। क्या बात है। तो जिन लोगों ने देखना है एक छोटे से रोल में किस तरह इम्पैक्टफुल एक्टिंग की जाती है, और ऐसी एक्टिंग जो कि लोगों के जहनों पर तासुर छोड़ जाए। गांव की एक औरत का किरदार इफ़त उमर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इतना अच्छा प्ले करेंगी, लेकिन उन्होंने ये रोल बहुत अच्छा किया है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है उनका इस ड्रामे में। तो ये ड्रामा जो है वो लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आप इफ़त उमर के एक्टिंग देखने के लिए ज़रूर देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है हारून, अब ज़रा मज़ेदार सवाल करते हैं जो कि आपका और हमारा फेवरेट है। आजकल कौन सा जो सॉन्ग है ट्रेंड कर रहा है और शायकीन पसंद कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पे भी चल रहा होगा, बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गाना बड़ा खूबसूरत आया जी, और बड़ी मुझे उसकी जो मज़े की बात लगी वो उसकी पिक्चराइजेशन थी। अच्छा। तो गाना है फरहान सईद का, जिसमें किंजा हाशमी भी नज़र आ रही हैं, और गाने का नाम है ख्वाबीदा। तो नया गाना, नई वीडियो, बड़ा रिफ्रेशिंग वीडियो बनाया है जी इसका, और ये पाकिस्तान का गाना जो कि मेरे ख्याल में बैरून मुल्क बनाया गया। आप जब तारीफ कर देना तो फिर हमें पता होता है कि चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी होगी और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हुई है, मज़े की ही होगी, और बड़ा वाइब वाला गाना है जिसको आजकल कहा जाता है ना कि इसकी एक अपनी ही वाइब है। तो ये वो वाला गाना है, तो इसको ज़रूर सुन लीजिए। इस हफ्ते मेरी गाड़ी में तो यही गाना रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हारून, ये बताएं कि 2025 शोबिस इंडस्ट्री के लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। अभी तक तो ऐसे ही आसार हैं, बहुत से फनकार शादी के बंधन में भी बंध रहे हैं। तो अब ये बता दें कि कौन कौन से फनकार जिंदगी के नए सफर का आगाज करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अब आपने देखा जी, कल रात एक गूगली फेंकी गई और हमें पता चला कि मावरा जो है वो और अमीर गिलानी जो है उन्होंने निकाह कर लिया। लाहौर में था, बल्कि आप लोगों को तो शायद उनको चाहिए था कि बुलाते, क्योंकि बादशाही मस्जिद में ये निकाह हुआ। और बहुत खूबसूरत तस्वीर, पूरी फैमिली की तस्वीर जो है वो उन्होंने इंस्टा पे डाली, हैशटैग मावरा अमीर हो गई। सो ये उन्होंने इस्तेमाल किया, और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ऑफ कोर्स मावरा उनका नाम है और अमीर अब उनके शौहर का नाम है, तो मावरा अमीर हो गई। दोस्ती उनकी बहुत अरसे से चल रही थी। मुझे लग रहा है कि ये 2025 जो है ना, ये फ्रेंडशिप्स टू मैरिजेस वाला एक ट्रांजिशन का साल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोस्त जो बहुत अरसे से दोस्त थे वो फिर इस 2025 में आके मुझे लगता है यही वाला फॉर्मूला जो है ना चल रहा है, नॉन इज बेटर देन अननोन। बिल्कुल इस रिश्ते को कोई और नाम दे दिया जाए तो वो अब और नाम दिया जा रहा है। ये बिल्कुल मावरा और अमीर के केस में भी हम देख रहे हैं, और गोहर और कुबरा की ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि वो भी फंक्शंस शुरू हो गए हैं, ढोलकियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। कुबरा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी और खुश लग रही है। सबसे अच्छी बात हारून ये कि दोनों अदाकारों के चेहरे पर जो खुशी है आप महसूस कर सकते हैं, उनकी आंखों के अंदर वो बहुत खूबसूरत है। और ऐसे ही उनका ये सफर रहे। खूबसूरत कपड़े, उनके दोस्त, सेलिब्रिटीज सब जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ये दो जोड़े तो हमें कंफर्म्ड हैं। अच्छा हारून, ये बड़ा एक जबरदस्त चेंज है, ये भी एक ट्रांजिशन है। पहले हम देखते थे कि बड़ी जो है ना वो दुश्मनियां होती थी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जनाब एक दूसरे की जो खुशी है उसमें खुश भी हो रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है, इसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। और अब आपने देखा कि अब ये वाकई है हारून, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? मेरा अगला सवाल ये था आपसे।
नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। अभी आपने देखा कि बशमा की बहन की शादी में उसमें भी एक्टर्स दनानी भी हमें नजर आई, हमें हानिया भी नजर आई। तो ऐसा है कि अब ये फैमिली लेवल के ऊपर दोस्तियां होती हैं। ये तो बेहतरीन आपने बात देखा जी वजाहत रऊफ की जब उन्होंने अपनी इसकी इब्रा की ढोलकी रखी तो वहां पे भी आपको तमाम एक्टर्स नजर आए और वो बहुत खुले दिल के साथ इनको विश कर रहे थे। तो ये जो अब दोस्तियां हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री के लोग जो है वो मिल के बैठते हैं। हमें बड़ा अच्छा कंटेंट अच्छा तो लगता है, जाहिरी बात है। और बस यही दुआ है कि जो क्लैशेस भी होते हैं उसमें जाके सोशल मीडिया पे आप इतने इतने कमेंट्स लिखते हो, उससे भी हमें परहेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हारून, बात करते हैं भारत के हवाले से। अब बड़े मजे मजे की खबरें आ रही है वहां से। भारतीय अदाकारा राखी सावंत आजकल खबरों में भी हैं, उन्हें खबरों में रहने का भी शौक है। अगर न्यूज़ ना भी हो तो वो क्रिएट कर लेती हैं। अब वो पाकिस्तान में शादी करना चाह रही हैं और ख़बर ये आ रही थी कि वो डोडी खान के साथ अपना पेयर करना चाह रही, कपल बनाना चाह रही है। उनको प्रपोजल भी आया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुफ्ती कवि ने भी राखी सावंत को शादी की एक पेशकश कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने कंडीशन भी रखी है हारून। उन्होंने कहा है कि मैं फिर भी अपनी मदर से पूछूंगा, अपनी माँ से पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब निकाह करने से पहले मुफ्ती मेरे से आप पूछ लीजिएगा। तो ये क्या माजरा चल रहा है? अच्छे बच्चे हर फैसला इस तरह का अपनी वालदा से पूछ के ही करते हैं। और मुफ्ती कबीर साहब जो है वो हो सकता है कि अरेंज मैरिज पे यकीन रखते हो कि जी बिल्कुल अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, तो वो वालिदैन आपस में बैठ के ये रिश्ता तय करें उनका। तो बहुत अच्छी बात है जी। मुफ्ती साहब का मैंने भी वो इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ये राखी सावंत के साथ रिश्ता जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। तो मैं देख के बड़ा महसूस हुआ और फिर राखी सावंत ने भी उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी मुझे मौलाना साहब से शादी करना तो मेरा ख्वाब होगा, तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। पहले इससे पहले डोडी खान के लिए भी वो तैयार थी, लेकिन डोडी ने खुद ही शायद मेरे ख्याल में वो घबरा गए, जिसको कहते हैं ना कि वो ही गॉट कोल्ड फीट एंड ही पुल्ड आउट। तो उन्होंने फिर वो रिश्ता भेज कर और फिर रिश्ता समेट लिया और उन्होंने कहा मैं अपने किसी भाई से करवा दूंगा, लेकिन आप की शादी होगी ज़रूर पाकिस्तान में ही। तो राखी को वाकई खबरों में रहने का फ़न आता है और उन्होंने अब इस दफ़ा जो है अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा हुआ है। तो वो दुबई में बैठकर जो है ना पाकिस्तानी लड़कों को जो है और हारून मेरा ख्याल है जो बेचारे घबरा गए हैं, जिन्होंने प्रपोजल वापस लिया, उनका घबराना बनता है, हमें उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का, और हमेशा ही आपके साथ जो है बातचीत करके बड़ा अच्छा लगता है और बहुत कुछ मिलता है। तो इसके साथ ही अब प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शादी के बाद हर जोड़े की सबसे बड़ी ख्वाहिश औलाद की नेमत हासिल करना होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बेऔलादी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आती है, जो कि ना सिर्फ ज़हनी, ख़ानदानी और समाजी दबाव का बायस बनती है, बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते पर भी असरअंदाज हो सकती है। बेऔलादी की वजूहात क्या हैं और क्या ये सिर्फ ख़वातीन का मसला है या मर्दों को भी इस चीज़ के अंदर शामिल किया जा सकता है, वो भी बड़ी वजह है। और सब पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इन डिटेल, आपको टिप्स भी बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, माहिर तिब हैं हकीम अताउर रहमान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, ये जो बेऔलादी का मसला है, पहले तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ होती थी कि ये ख़वातीन की वजह से, लेकिन समहाउ अब ये अवेयरनेस है कि मर्द और ख़वातीन दोनों वजूहात हो सकते हैं इस बेऔलादी की। इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बेऔलादी का मसला है इस टाइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके अंदर जो मेल्स के अंदर इश्यूज हैं वो है एजोस्पर्मिया के, जिसके अंदर आपकी मोर्टेलिटी जो है ना वो जरासीम बिल्कुल ही नहीं बन पा रहे। उसकी एक बहुत लंबी रीज़न है। और इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो एग ना बनने का अमल है, जिसको हम कहते हैं एन एवोल्यूशन, तो ये जो एन एवोल्यूशन का मामला है ये एक मेन बड़ी रीज़न है जिससे ख़वातीन औलाद की नेमत से महरूम है। और इन दोनों मर्द ख़वातीन, अब पहले वक्तों में औरतों को इसका करार देते थे कि ये मर्द सिर्फ औरतों को होता है, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि 40% मेल्स और 40% फीमेल्स इसमें इक्वली जो है ना वो बीमारी में पार्टिसिपेंट इनका है, मुब्तला है। और 20% की रीज़न ऑल ऑफ द वर्ल्ड अभी तक इसकी सामने नहीं आई क्या रीज़न है। तो ये इसमें जो है ना दोनों का ट्रीटमेंट जो है ना बतरीके एहसन अपने मौलिक से इसका ज़रूरी है करवाना। अच्छा हकीम साहब, तो इस मसले के हल के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, जड़ी बूटियाँ, किस तरह से इनको यूज़ करके इस्तेफादा किया जा सकता है, ज़रा वो भी बता दीजिएगा। जी, बहैसियत मजमूई अगर आपकी मोर्टेलिटी के इश्यूज़ हैं, देखें एजोस्पर्मिया में ऑल ऑफ द वर्ल्ड इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन हर्बल के अंदर कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जो एजोस्पर्मिया में भी काम करती हैं। बाकी इसकी रीज़न के अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। सम टाइम ये होता है
कि आपके वो मम्स के इश्यूज होते हैं, सम टाइम आपको बचपन में कोई इन्फेक्शन ऐसी होती है गनोरिया की, सिफिलिस की, जिससे ये डिजीज़ होती है, सम टाइम आपके जो वेरिकोसील्स के इश्यूज होते हैं। अब ये तमाम इश्यूज़ को टेक्निकली डॉक्टर ट्रीट करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर आपके अंदर सिमन्स की मोटेलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, तो उसके अंदर मर्द के लिए हमारे पास एक कामयाब नुस्खा मौजूद है। वो मैं आपको बताता शेयर कर लूँ। एक तिब्ब नबी में सालिब मिस्री के नाम से ये एक मेडिसिन है, इंग्रेडिएंट्स है हर्बल सालिब मिस्री, नंबर 1। नंबर 2 सालिब पंजा, ये देखें ये इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, सालिब पंजा। अच्छा। तीसरी चीज़ है ये बनोला के बीज, मगज़ बनोला, ये आपको पता है कपास का डोडा है, उसके अंदर से इसके बीज निकलते हैं, इसको हम कहते हैं मगज़ बनोला। और ये तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके पाउडर बना लें, और तकरीबन इनके बराबर वज़न आखिर में छिलका इसबगोल हंस के इसमें मिक्स कर लें। तो इसका 1 टेबल स्पून सुबह में इसकी जो मेल है वो खीर बना के इस्तेमाल कर लें। दूध में 1 पाव दूध में 1 टेबल स्पून कर लें, या 8 पाव दूध में 1 टेबल स्पून मिला लें। इसबगोल के छिलके को पाउडर नहीं करना, वो एंड पे साबुत डालना है। इसको ऐड करते हैं, बाकी 3 चीज़ों को आप पाउडर बना लें और खाली इसबगोल का छिलका ऊपर से उसमें मिक्स कर लें, और उसके बाद आप इसकी खीर बना के खाएं। तो जिन मर्दों के अंदर जरासीम कम हैं, या उनकी मोटेलिटी के इश्यूज़ हैं, स्लगिश हैं या इमोटाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना इस्तेमाल करने से उनके जो जर्म्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद बढ़ जाती है, और अल्लाह के हुक्म से औलाद जैसी नेमत उन्हें नसीब होती है। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन की जानिब आएंगे कि अब उनके मसाइल पे पहले बात कर लेते हैं और फिर आप उनका हल देखिए। ख़वातीन के अंदर भी मसाइल कुछ इस किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे सबसे मेन इशू है इर्रेगुलरिटी ऑफ साइकिल। उसके बाद ख़वातीन के अंदर जो सबसे अहम इशू है वो स्ट्रेस का है। जब हमारे माशरे में एक बच्ची की शादी होती है और 1 साल तक उसकी औलाद ना हो, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर से तो रब्ता करना है, लेकिन उस साल के दरमियान जो अजीज़ो कारब उस बच्ची के या उस घर के माशी हालत का नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि भाई तुम्हारे औलाद क्यों नहीं हो रही। मैं कहती हूँ आप शादी के अगले हफ्ते से ये मामला शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपका जो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जो, या कुछ ऐसे हार्मोन्स है आपके फीमेल्स में, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जिसके अदम तवाज़ुन की वजह से औरत इस नेमत से महरूम होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहैसियत मजमूई 2 नुस्खे मौजूद हैं। एक नुस्खा हमारे पास ये है फल, ये जो है इसका बोर का फल, एक बोर का दरख्त आपने देखा होगा, ये इसका फल है। नंबर 1 ये ले लें। नंबर 2 इसमें हमारे पास है पीपल का भी दरख्त होता है, इसका ये फल है, नंबर 2। नंबर 3 आपने इसमें लेना है तबाशीर। ये देखें मिश्री की तरह ये चीज़ है, और ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। अक्सर लोगों को मुंह में छाले निकल आते हैं, अगर इसका पाउडर सिर्फ ले लिया जाए तबाशीर का, और फंगस इन्फेक्शन में भी बड़ा काम करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जब बंदा पाउडर आपने इसका तकरीबन 1/4 ट्वाइस अ डे लेना है छालों में, तो ये बेहतरीन चीज़ है। और जिस्म के अंदर जो आपकी एक्सेस पीएच बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। सही। चौथी चीज़ आपके पास है बुरादा, हाथी के दांत का बुरादा। ये भी अद्वियात में इस्तेमाल होता है, और ख़वातीन के नस्वानी अमराज के लिए नेमत खुदाबंदी है। 4 आसानी मिल जाते हैं जी, ये सारी चीज़ें आसानी मिल जाती है। और 5वीं चीज़ है छोटी इलायची, जिसको हम लोग इलायची खुद कहते हैं। इन 5 चीज़ों को जो है वो पाउडर बना लें, ठीक है, और 1/2 टीस्पून सुबह, 1/2 टीस्पून शाम इस्तेमाल करें। तो ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं गायनी से रेलिवेंट और कंसीव से रेलिवेंट, अल्लाह के हुक्म से 1 माह के इस्तेमाल से बहैसियत मजमूई, मैंने फिर वो अर्ज़ किया कि टेक्निकली हमने देखना है, अगर ओबेसिटी है उसको भी साथ ट्रीट करना है, अगर पीरियड्स की रेगुलरिटी है उसको भी ट्रीट करना है। ये बहैसियत मजमूई रहम के तबकात को तक़वियत देती हैं और हमल करार पाने में बहुत मुआविन साबित होती हैं। अच्छा हकीम साहब, ज़रा ये इस पर भी कमेंट कर दें कि रिवायती हर्बल इलाज के साथ जो जदीद तरीके हैं, जैसे IVF हो गया, डिटेल में नहीं जाते लेकिन बात कर लेते हैं, IVF या हार्मोन थेरेपी, ये करवाई जा सकती है या फिर एक वक्त में एक ही इलाज करवाना बेहतर होता है? देखिए IVF का तो प्रोसीजर और मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब आप देखते हैं कि दुनिया की कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर जाते हैं लोग। लेकिन ये इसमें बहुत से आपको पता है मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं, इसमें कभी कहते हैं करना है, कोई इजाज़त देते हैं शरीय तौर पर, नहीं भी देते। ये एक अलग लंबी बहस है, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को इस तरफ जाने से पहले कम से कम पाकिस्तान में जो मुस्नद तबीब है उनसे जरूर रजू करना चाहिए, ताकि इस खतरनाक पोजीशन से बच के कुदरती दवाइयों से पहले जो ऑप्शंस हैं उनको आप अवेल करें।
और अल्लाह पाक अगर इन्हीं ऑप्शन से उनको शिफा देता है तो वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी हकीम इंशाअल्लाह। साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि जो लोग, जैसे कि आपने पहले गुफ्तगू में कहा कि जो लोग इस स्ट्रेस में मुब्तला हैं, जी, जी। बेऔलादी के, मर्द या औरत दोनों, उनको क्या मशवरा देंगे, उनको किस तरह हम रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि आप मेंटली अगर रिलैक्स हैं तो ही कोई ना कोई प्रोसीजर, इलाज आप जी, पे जी। असर करेगा। देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो लोगों में ये शऊर उजागर करना है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से मर्ज को जिसने डिप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, वो मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ आप अपने माइंड से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि इंशाल्लाह मैं इससे ठीक होऊंगा, तो वो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप अपनी आंख बंद करके अपने मुंह के अंदर तसव्वुर करेंगे ना कि मेरे मुंह में मैंने लीमू का एक टुकड़ा जो है ना उसको निचोड़ा है, तो उसकी जो आपसे वो सलाइवा पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो उसके खटास का जो केमिकल बॉडी में बनता है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इंसान की सोच इस लेवल पे वर्क करती है। तो आप अपनी सोच को मुस्बत रखें, और अगर आपको कोई बीमारी या कोई तकलीफ आ गई है उसको खंदा पेशानी से उसका इलाज करें, ना कि स्ट्रेस लें, क्योंकि स्ट्रेस की हालत में हमारे ब्रेन के अंदर जो कोई भी आप इलाज कर रहे हैं वो चीज मुमकिन नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि वो आपको पाए तक पहुंचे या वो फायदा पहुंचा बिल्कुल सके। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आपने हमें हमारी रहनुमाई की बेऔलादी के इलाज के हवाले से। और नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम में न्यू न्यूज के साथ और न्यू अपडेट्स के साथ, तो देखते रहिए अल्लाह सुनो हाफ़िज़। पाकिस्तान।